उपसभापति राज्यसभा श्री हरवंश नारायण सिंह जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सतीश महाना जी और उपस्थित सभी माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चीफ विप, माननीय विधायकगण और सभी साथियों। वैसे तो मुझे बोलना नहीं था, पर हरिवंश जी ने मुझे कहा कि आपको ज़रूर बोलना है, क्योंकि ये इशू जोनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने लाया और ये जानते हैं कि इस विषय को मैं बहुत सारे सम्मेलनों में चर्चा में ला चुका हूँ। जब आदरणीय ओम बिरला जी से जब दूरभाष आया और उन्होंने कहा कि भाई आप अपने जोन की कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हो, मैंने कहा हम तैयार हैं सर, एनी टाइम, आप समय दीजिए। बोले आप शेड्यूल बना के भेज दीजिए। तो हमने भेज दिया। 30 मई और 1 जून का था। फिर वो सस्पेंड हुआ ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। तो ये आज यहाँ मुझे ये खतरा था, क्योंकि बरसात शुरू हो जाती है तो बरसात के बाद हिमाचल प्रदेश, वैसे तो बरसात अपने आप में रोमांटिक है और मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि आने जाने की हमने धर्मशाला में इसलिए रखा था कि एयर कनेक्टिविटी है और शिमला इसलिए अवॉइड किया था। और दूसरा ये भी कारण था कि ये परिसर बने हुए काफ़ी साल हो गए, तो क्यों ना इस परिसर में भी कोई ऐतिहासिक सम्मेलन हो, उसकी शुरुआत हमने यहाँ से कर दी। तो मैं आभारी हूँ आदरणीय बिरला साहब का, और हरिवंश जी का तो मैं फ़ैन हूँ। इनसे तभी मैंने इनसे कहा था कि आपका इनसाइट ज़रूर आना चाहिए, और इनका भी मैं फ़ैन हूँ, और जो बैठे हैं यहाँ सारे आपका सबका भी फ़ैन हूँ कि बहुत सारे सम्मेलनों में हमको संवाद करके एक दूसरे को जानने का मौका मिला, और जो विषय की बारीकियां हैं उसको समझने का मौका भी मिला। जो अपने अपने तजुर्बे, एक्सपीरियंस विधानसभाओं के माध्यम से, चुनावों के माध्यम से राजनीतिक तौर पर हमने हासिल किए, उनको भी जानने का मौका मिलता। जब ये विषय आया जोनल लेवल का, तो मैंने सबसे पहले अपने जो सिस्टर स्टेट्स से उनसे बात करने की कोशिश की, और मैंने जो है अपने हरविंदर कल्याण जी जो माननीय अध्यक्ष हैं, इनको पहले दूरभाष से बात किया। मैंने सरदार कुलतार जी से भी फ़ोन पर बात की। तो मैंने कहा भाई ये विषय रखा है और इस विषय में एडिशन इन्होंने कर दिया है। तो मेरे माइंड में एकदम से विषय आया कि ये जो रिसोर्सेज हैं, उसका जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर विधायिका का क्या रोल है, लेजिस्लेचर का रोल है, इसको डिस्कशन में आना चाहिए। फिर हरविंदर कल्याण जी ने इसमें आगे जोड़ दिया कि जो इसमें विजा जो स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसको भी साथ में जोड़ दो। तो हमने उसको भी जोड़ दिया और विषय बहुत सार्थक हो गया। चर्चा हो रही। मैं आभारी हूँ आप सबका कि सभी ने अपने अपने तरीके से, स्टाइल से विषय को रखा है, और मैं उन बारीकियों में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि आपने कमेटी सिस्टम को डिस्कस कर लिया, फ्रेमिंग ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज के ऊपर चर्चा कर ली। कमेटी सिस्टम किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है उसका रिव्यू करती है, और इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की भी बात यहाँ पर कही गई। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट इशू अभी लास्ट में अनस्पेंट मनी का, जिसको अभी हरवंश जी ने उठाया। हमारी जो वेदना है, क्योंकि मैं इस विषय को 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर्स इन मैनेजिंग स्टेट रिसोर्सेज vis-a-vis development of the state. Role of legislature in managing the state resources. The state के जो संसाधन हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स का कितना रोल है, जो आखिर में जाकर प्रदेश के विकास में सहयोगी सिद्ध होते हैं। और प्रदेश का जो विकास है, जिसका श्रेय चुने हुए विधायक भी लेते हैं, सरकारें भी लेती हैं, वो जो है वो रिसोर्सेज का, जो स्टेट के रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन है, उसको रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करके प्रोपोर्शनेट शेयरिंग का है, और उसी से ही विकास संभव होता है। और हम सब का लक्ष्य भी विकास कराना है, जैसे माना साहब भी कह रहे थे। विधायक की जिम्मेवारी इन्होंने सारी गिना दी, एक छोड़ दी कि मेरा
सिविल कोर्ट में, अदालत में, दीवानी में मेरा मुकदमा है, आप जरा फोन करिए जज साहब को। मैंने कहा मेरे भाई, जज साहब को फोन किया, मुकदमा तेरे फेवर में होने के बजाय तेरे अगेंस्ट हो जाएगा। तो एक व्यक्ति जो हमको वोट देकर चुनता है, अभी तक मैंने कई जगह कहा है, उसको सिस्टम की जानकारी नहीं है कि विधायक का अधिकार क्षेत्र है क्या, विधायक से हम क्या ले सकते हैं, और विधायक के दायित्व, जिम्मेवारियां और उसको किस प्रकार से उसको निर्वहन करना है। एक व्यक्ति जो हमको वोट देके बनाता है, उसके पास ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन हम उसको अगर ये समझाएंगे तो वो ये कहता है कि अगली बार वोट लेने के लिए आपने आना जरा मेरे पास। मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन था, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती थी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसका आयोजन करता था, एनवायरनमेंट के ऊपर चर्चा हुई। मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक, और हमारे जो जस्टिस थे वहाँ, जो चेयरमैन थे पिछले, उन्होंने कहा कि 5-5 मिनट में सारे जो चेयरमैन है वो बोलेंगे। मैं कहा 5 मिनट में तो कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन यद्यपि हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है पर्यावरण से मुतल्लिक, और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये अगर अपने वोटर से ये कहूँ कि इस गांव को सड़क जुड़ने से ये सारा पहाड़ गिर जाएगा, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, पेड़ पौधे गिर जाएंगे, तो मुझे अगली बार कहता है कि भाई साहब अगली बार वोट मांगने मत आना मेरे गांव में। अब माई प्रायोरिटी इज द वोट, आई हैव टू सिक्योर दैट वोट। इफ आई सिक्योर दैट वोट and I get majority of votes with me, then I will be elected, otherwise I will not be elected. So my priority will be the vote or the environment. That is one thing. In the democratic system, unless the people at large, they understand the system itself, what are the limitations of the elected member and what kind of a duties he is to discharge, till that we have to work in the manner in which we are all working. अभी शिखा जी कह रहे थे, संसाधन, घर का बजट बनता है, हम देखते हैं सब्जी पर कितने खर्चेंगे, चावल दाल पर कितना खर्चेंगे, बच्चों पर कितना खर्चेंगे। हमारी वेदना यही है, हमारी वेदना यह है कि हमारे संसाधन तो हैं, बहुत सारे प्रदेशों के पास हैं, झारखंड के पास है, उत्तराखंड के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है, हिमाचल के पास है, उत्तरी पूर्वी भारतवर्ष के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन हम मलकियत हमारी नहीं है, संसाधन हमारे हैं। जैसे आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, ये नदियों में बहता हुआ जल, जिसको व्हाइट गोल्ड की परिभाषा दी हमारे राजनेताओं ने, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, जो माध्यम है हमारा, जो रिसोर्स है हमारा सबसे बड़ा, लेकिन हमारा अधिकार है कहाँ? 2 तरह के कानून बना सकते हैं हम, एक स्टेट लिस्ट में, एक कंकरेंट लिस्ट में है। और स्टेट लिस्ट में बने हुए कानून अगर जो है यूनियन ऑफ इंडिया यानी पार्लियामेंट बना दे, कंकरेंट लिस्ट में भी उसी सब्जेक्ट के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर बना दे, एग्रीकल्चर के ऊपर बना दे, तो हमारा बना हुआ कानून तो की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि that law will not prevail, the law which is made by the parliament will prevail on the subject. तो हमारे जो रोल है ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट इज वेरी लिमिटेड। यही तो डिस्कशन है कि भाई जब फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर पार्लियामेंट और विधानसभाओं जो है स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इलेक्टेड बॉडीज हैं, उनका अधिकार क्षेत्र अपना है। पार्लियामेंट हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर दखल नहीं दे सकती, हमारा अपना रूल है, नियम है, हम अपने उस रूल नियम के मुताबिक अपने सत्तर को चलाते हैं। अब कानून हम भी बना सकते हैं और पार्लियामेंट भी बना सकती है, यानी केंद्र बनाता है, तो कानून जो वो कानून हम बनाते हैं उसको निरस्त कर देता है वो, कि नहीं, यू हैव नो राइट ऑन द वाटर, यू हैव नो राइट ऑन द फॉरेस्ट, यू हैव नो राइट ऑन द एनवायरमेंट। हमारा जैसे कहा गया 68% ऑफ द एरिया ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज ए फॉरेस्ट कवर। 1 किलोमीटर भी सड़क बननी होगी तो 68% मीन्स कि 56,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ हिमाचल का 60-70% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। हम अपने गाँव को कैसे जोड़ेंगे? हम गाँव को जोड़ने के लिए जो है
उसकी FCA के अंदर परमिशन मांगेंगे। दिनों दिन जिस एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे थे, जिस ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे थे, मैं खुद एज ए स्पीकर एक बार नहीं अनेकों बार दूरभाष करके अपने अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाकर 2-2 साल 3-3 साल तक वो फॉरेस्ट क्लियरेंस हमको नहीं मिलता। मेरा एक स्टेडियम है, उसका 7 साल हो गया, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही है। ऐसे एक नहीं अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ लोगों ने सड़कें बना दी अपनी सुविधा के लिए, अब केंद्र ये कह रहा है कि दिस इज द वायलेशन। ये कैसे बना दी आपने? Who were the officials? Why they have not taken action at the relevant time against the person one who has constructed a road in the forest? This forest belongs to the Himachal Pradesh. We are the owner of this forest. The inhabitants of that villages, they are the owner of that forest. If they will not protect the forest, how the forest can exist? It will diminish. So we have to understand that. Resource, मैं यही कह रहा था, वेदना यही है, संसाधन हमारा है, लेकिन आपने मुल्कियत अपने नाम से कर ली है। हम देखभाल खड्डों की हम कर रहे, डिजास्टर से हम भुगत रहे, और ना डिजास्टर के अंदर आप हमें इमदाद करते हो। तो ये वेदना है। ये संसाधनों की ऐसी बात नहीं है कि संसाधन हमारे पास है। हमारे पास तो कहाँ से संसाधन है? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछला अनस्पेंट बजट खोजा, आपको हैरानी होगी, लगभग 300 करोड़ के करीब ऐसा पैसा निकला जो सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। वो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, जैसा मेरा जिला है, अभी जैसे केवल जी कह रहे थे, चमेरा 1, 2, 3 और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ बिजली का उत्पादन कर रहे, और हजारों लाखों करोड़ों रुपए रेवेन्यू के रूप में जनरेट हो रहा है। व्हाट वी आर गेटिंग? डिस्ट्रिक्ट चंबा इज ए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल बहुत लिमिटेड है। मैं चाहूँगा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, जिसमें कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर जो 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 लॉस बनने हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर जो है केंद्र जो है कोई दखल ना करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर करना भी है तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका प्रोपोर्शनेट शेयरिंग हमारे से साथ करें, क्योंकि आप अगर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हो, सततता और समावेशी विकास की, तो आपको प्रोपोर्शनेट शेयरिंग करनी पड़ेगी, तभी हम कोएग्जिस्ट कर सकेंगे। कोएग्जिस्ट तभी हम करेंगे, संसाधन हमारे, मिल्कियत आपकी, हम पीछे पिछड़ रहे, आप आगे बढ़ते जा रहे। अगर आप चाहते हैं सारे प्रदेश बढ़े, आगे बढ़े, तभी तो इंडिया बनेगा। यूनियन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन इज नथिंग एज ए सेपरेट एंटिटी, it is a combination of the states. If the state resources will be enhanced, consolidated and proportionately shared, then only the state will grow, state as India will grow. This is what I wanted. So thank you very much.